हेलो एवरीवन, मैं हूं CMSS पानी। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। हम जब इनकम टैक्स पेमेंट करते हैं वो टाइम में हमको कुछ डिडक्शन मिलता है। सेक्शन 80C में हमारा टोटल इनकम से वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसका बाद हम इनकम टैक्स पेमेंट करेंगे। तो जो सेक्शन 80C में जो भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे या जो पेमेंट हम करेंगे उसका मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख तक हमारा टोटल इनकम से वो कम हो जाएगा। तो 80 सेक्शन 80C का अंडर हम मैक्सिमम 1.5 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये अमाउंट हमारा टोटल इनकम से कम हो जाएगा। तो अगर हमारा ये सेक्शन में सिर्फ 46,800 तक इनकम टैक्स कम होने का चांसेस है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा टैक्स स्लैब में आता है। मैं ये जो डिस्कस आपको बोल रहा हूँ 46,800 वो हायर टैक्स रेट 30% जो टैक्स रेट है, जो वो स्लैब में जो आ रहा है, जो इंडिविजुअल या एचयू पे आ रहा है, उसके लिए 46,800 हो उसका टैक्स बेनिफिट आएगा। तो सिर्फ ये सेक्शन में सेक्शन 80C में अगर हम 1.5 लाख तक इन्वेस्ट करते हैं तो उतना बेनिफिट 46,800 तक वो आ जाएगा। लेकिन ये जो सेक्शन 80C सबके लिए, ऑल टाइप ऑफ आरसीसी के लिए एलिजिबल नहीं है, ओनली इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। ये सेक्शन 80C इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए होता है। मैक्सिमम अमाउंट इसमें 1.5 लाख होता है। जो भी हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे वो पेमेंट बेसिस पे होगा, मतलब हम पेमेंट करने से जाके ये 80C का बेनिफिट हमको मिलेगा। हमारा जो टोटल इनकम से 80C का आज अंडर सेक्शन 80C वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कहाँ कहाँ अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सेक्शन 80C में वो आता है और हमारा टोटल इनकम से वो अमाउंट कम हो जाएगा। तो पहला जो है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। जब भी हम कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं वो सेक्शन 80C में आता है। वो किसके लिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हम दे सकते हैं? इंडिविजुअल केस में लाइफ ऑफ द सेल्फ वो अपने लिए दे सकते हैं, स्पाउस के लिए दे सकते हैं या चिल्ड्रन के लिए दे सकते हैं। ये तीनों को छोड़ के और किसी का नाम में अगर हम LIC पॉलिसी लेते हैं या सब इंश्योरेंस पॉलिसी, नॉट LIC, कोई भी इंश्योरेंस, प्राइवेट कंपनी लीजिए, LIC लीजिए, कहीं भी लीजिए आप, तो अगर हम कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं इनको छोड़ के सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन तो एलिजिबल नहीं होगा। तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा हमारा जो इंश्योरेंस पॉलिसी हम ले रहे हैं किसका नाम में ले रहे हैं। HUF केस में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का केस में क्या है ना, एनी मेंबर, लाइफ ऑफ एनी मेंबर ऑफ दी HUF। जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली केस में जो मेंबर्स है HUF का, कोई मेंबर का नाम में हम पॉलिसी ले सकते हैं। तो इसमें जो हम प्रीमियम पेमेंट करेंगे वो हमारा सेक्शन 80C में आता है। लेकिन इसमें लॉक इन पीरियड है 2 ईयर्स का लॉक इन पीरियड है। और मैक्सिमम कितना हम जो प्रीमियम देंगे वो जो सम इंश्योर्ड जो है उसका 10% है, उसका भी लिमिट है, मैक्सिमम 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड, उतना तक ही हमको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जो भी हम इंश्योरेंस प्रीमियम देंगे वो हमको बेनिफिट मिलेगा। ये लॉक इन पीरियड क्या होता है, आगे भी बहुत ऐसा इन्वेस्टमेंट आएगा जिसमें लॉक इन पीरियड होगा। लॉक इन पीरियड मतलब मिनिमम इतना साल हमको ये पॉलिसी केस में हम इतना साल हमको इसको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर कोई इन्वेस्टमेंट है जितना साल का वो है, अगर लॉक इन पीरियड है तब तक हम उसको इन्वेस्टमेंट रखना पड़ेगा। अगर बीच में हम लॉक इन पीरियड का बीच में हम इसको तोड़ देते हैं, अगर से इन्वेस्टमेंट को हम तोड़ देते हैं या हम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं भरते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका कंसिक्वेंस क्या होगा। लॉक इन पीरियड का अंदर में अगर हम इसको तोड़ देते हैं, वो हम लॉक इन पीरियड कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो वो केस में जितना हम पहले से ये सेक्शन 80C में हम लिए होंगे बेनिफिट, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा इनकम ट्रीट होगा। जो साल में हम ये लॉक इन पीरियड का अंदर अगर हम वो काम नहीं कर पाते या लॉक इन पीरियड हमारा ये अंदर हम से वो इन्वेस्टमेंट को हम तोड़ देते हैं या लॉक इन पीरियड हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तब आपका इनकम हो जाएगा। सपोज सपोज हम कोई इन्वेस्टमेंट किए हैं उसमें हमारा लॉक इन पीरियड 5 ईयर्स है, सपोज हम 3 साल तक दिए, 4th ईयर में हम पेमेंट नहीं किए, तो वो क्या होगा, तो 4th ईयर में जो साल में हम उसको तोड़ देते हैं वो साल में से 4th ईयर में हम नहीं कर रहे हैं, वो हमारा लाप्स हो रहा है, हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं 4th ईयर में। तो ये जो पहले जो 3 साल में हमको जितना 80C में मिला था हमको बेनिफिट, तो 4th ईयर में हमारा वो इनकम ट्रीट हो जाएगा। तो कभी भी हमको जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लॉक इन पीरियड तक मिनिमम हमको उसको इंटैक्ट रखना पड़ेगा, नहीं तो हमारा इनकम हो जाएगा। जो साल में हम हमारा वो लॉक इन पीरियड हम तोड़ देंगे, वो हम नहीं कर पाएंगे, फुलफिल नहीं कर पाएंगे कंडीशन, तो हमारा इनकम हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट हमको याद रखना पड़ेगा
जहाँ पे भी लॉक इन पीरियड है, आगे हम देखेंगे बहुत जगह भी इन्वेस्टमेंट में लॉक इन पीरियड रहेगा, तो मिनिमम हमको लॉक इन पीरियड तक वो इन्वेस्टमेंट या वो जो पेमेंट हम जो कर रहे हैं उसको हमको करना पड़ेगा। सेकंड क्या है, ट्यूशन फीस। हम ये जो ट्यूशन फीस देते हैं, फुल टाइम एजुकेशन 2 चिल्ड्रन के लिए, 2 बच्चे के लिए जो भी हम ट्यूशन फीस दे रहे हैं वो हमारा सेक्शन 80C में आता है। लेकिन अगर हम कोई डोनेशन पेमेंट करते हैं, डोनेशन नहीं आता, ओनली ट्यूशन फीस, जो भी हम ट्यूशन फीस देंगे वो भी हमारा सेक्शन 80C में आएगा। अगर हम कोई सैलरी एम्प्लॉई है, अगर उसका जो पीएफ पेमेंट होता है, कंट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी पीएफ और रिकॉग्नाइज्ड पीएफ को जो कंट्रीब्यूशन है, जो हम पीएफ पेमेंट करते हैं, तो वो भी हमारा आ जाएगा सेक्शन 80C में। तो हमारा पीएफ का जो भी पेमेंट कर रहे हैं वो भी आ जाएगा। अगर कोई सैलरी एम्प्लॉई नहीं है या वो चाहता है अगर हमारा पीएफ भी कट रहा है, हम बाहर एक पीपीएफ अकाउंट ओपन करेंगे। पीपीएफ अकाउंट क्या होता है ना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट है ये। हम कोई बैंक में जाके पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन वो 15 ईयर्स के लिए, इसमें लॉक इन पीरियड 15 ईयर्स है। पीपीएफ अकाउंट में लॉक इन पीरियड लेकिन 15 ईयर्स है, 15 साल तक हमको इसको अकाउंट में पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर हम कंट्रीब्यूशन टू 15 ईयर पीपीएफ अकाउंट, हम जो भी कंट्रीब्यूशन देंगे, जो भी डिपॉजिट करेंगे हमारे पीपीएफ अकाउंट में, वो भी सेक्शन 80C में आएगा। लेकिन हम ये पीपीएफ अकाउंट किसका नाम में हम ओपन कर सकते हैं, तो सेल्फ जो इंडिविजुअल है उसका नाम में वो कर सकता है, या स्पाउस या चिल्ड्रन, ये इनका नाम में ही हम पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और किसी का नाम में अगर पीपीएफ अकाउंट हम ओपन करके पेमेंट करते हैं तो ये सेक्शन 80C में नहीं आएगा, एलिजिबल नहीं होगा। अगर एचयूएफ केस में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली केस में क्या है, ये जो पीपीएफ अकाउंट ओपन करना, हम कोई मेंबर, एनी मेंबर ऑफ द एचयूएफ का कोई भी मेंबर का नाम में हम ये पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और जितना हम देंगे, कंट्रीब्यूशन देंगे पीपीएफ में, वो हमारा अकाउंट में, वो हमारा सेक्शन 80C में आएगा। अगर कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड, अगर हम कोई सुपरएन्युएशन फंड में दे रहे हैं, कोई एम्प्लॉई है वो कंट्रीब्यूशन दे रहा है सुपरएन्युएशन फंड में, तो वो भी एलिजिबल है सेक्शन 80C के लिए। अगर हम कोई मकान, हमारा कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, हम अगर कोई हाउसिंग बोर्ड या कोऑपरेटिव सोसाइटी का थ्रू में कोई हम परचेज कर रहे हैं, या कोई उसको परचेज कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसके लिए हम कोई इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, एनी इंस्टॉलमेंट और पार्ट पेमेंट, कोई हम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं या पार्ट पेमेंट दे रहे हैं टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ परचेज, अगर हम परचेज करने के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कोई हाउसिंग बोर्ड को दे रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे रहे हैं, या अगर हम कोई लोन लेके भी हम मकान लिए हैं, उसका हम लोन रिपेमेंट कर रहे हैं, जो हम लोन लिए थे, कोई ये गवर्नमेंट से लिए थे, बैंक से लिए थे, या कोऑपरेटिव बैंक से लिए थे, एलआईसी से लिए थे, नेशनल हाउसिंग बैंक से लिए थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर हम किसी से बैंक से लोन लेके या किसी से लोन लेके भी हम हाउस प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हम खरीदे हैं, लोन रिपेमेंट कर रहे हैं, तो वो केस में भी ये सब हमारा सेक्शन 80C में आएगा। तो अगर हम कोई लोन लेके हम कोई मकान लिए हैं, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लिए हैं, जो हम लोन रिपेमेंट करेंगे, इंटरेस्ट पोर्शन नहीं आएगा, प्रिंसिपल, जो लोन रिपेमेंट मतलब प्रिंसिपल पोर्शन, जो हम प्रिंसिपल पेमेंट करेंगे लोन का, वो आ जाएगा हमारा ये सेक्शन 80C में आ जाएगा। या अगर कोई हम कंस्ट्रक्ट भी कर रहे हैं, या कोई ये हाउसिंग बोर्ड या कोऑपरेटिव सोसाइटी थ्रू में भी अगर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, उसका भी कोई इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं या पार्ट पेमेंट दे रहे हैं, वो भी हमारा सेक्शन 80C में आएगा। लोन केस में ओनली प्रिंसिपल पोर्शन जो हम दे रहे हैं वो आएगा, इंटरेस्ट पोर्शन इसमें नहीं आएगा 80C, उसका अलग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में उसका डिडक्शन है, इसमें नहीं है, ओनली प्रिंसिपल, रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, तो वो आ जाएगा सेक्शन 80C में। अगर कोई स्कीम कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी निकाला था, जिसमें जो पब्लिक सेक्टर कंपनी क्या काम कर रहा है, अगर कोई लॉन्ग टर्म फाइनेंस दे रहा है, कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी एंगेज्ड इन लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस इन इंडिया, अगर कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी जिसका काम है लॉन्ग टर्म फाइनेंस देना है परचेज या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए, अगर वो कोई ऐसा कोई स्कीम निकाला है, अगर हम उसमें भी कोई सम दे रहे हैं, कोई पेमेंट है उसमें भी कर रहे हैं, तो वो भी 80C में आएगा। या अगर हम कोई हाउसिंग बोर्ड का कोई स्कीम आया था, जिसका जो हाउसिंग बोर्ड का काम क्या है ना, कोई ये जो हाउसिंग बोर्ड रहता है नॉर्मली वो प्लानिंग डेवलपमेंट करता है कोई सिटी या टाउन का, अगर कोई हाउसिंग बोर्ड में भी कोई ऐसा स्कीम आया था, हम उसमें भी कोई सब्सक्रिप्शन दे रहे, कोई पेमेंट कर रहे, तो वो भी हमारा सेक्शन 80C में आएगा। हाउसिंग बोर्ड हो या अगर कोई पब्लिक कंपनी है जो
ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस दे रहा है, परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, उसका भी अगर हम कोई स्कीम आया था जिसमें हम कोई सब्सक्रिप्शन दे रहे, वो भी सेक्शन 80C में आएगा। सेक्शन 80C के लिए वो भी एलिजिबल हो जाएगा। कोई हम NAC परचेज कर रहे हैं, NAC में जो परचेज करने से भी जो ये सीरीज होता है उसका सेक्शन, ये सीरीज 8, 9 में, वो भी अगर कोई हम NAC में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी हमारा सेक्शन 80C में आ जाएगा। जो अक्रूड इंटरेस्ट होता है NAC में पहला साल आप इन्वेस्ट किए, जो अक्रूड इंटरेस्ट होता है, तो अक्रूड इंटरेस्ट जो होगा नेक्स्ट ईयर में वो क्या हो जाएगा, अक्रूड इंटरेस्ट एलिजिबल फॉर डिडक्शन, मतलब 80C डिडक्शन। पहला साल तो आप जो NAC किए हैं वो 80C में आएगा, नेक्स्ट ईयर जो NAC का ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो भी ट्रीट किया जाएगा जैसे आप ये इन्वेस्टमेंट किए हैं NAC में, वो भी सेक्शन 80C का अंदर में आ जाएगा, वो भी एलिजिबल है। अक्रूड इंटरेस्ट भी NAC का एलिजिबल है अंडर सेक्शन 80C। अगर कोई आप यूलिप परचेज कर रहे हैं, कोई यूलिप लिए हैं UTI में, कंट्रीब्यूशन टू यूलिप इन UTI, तो वो भी हमारा सेक्शन 80C में आएगा। लेकिन वो वो यूलिप किसका नाम में लेना चाहिए, सेल्फ, स्पाउस या चिल्ड्रन। तो अगर आप वो जो यूलिप लेना है वो अपना नाम में लेना है या स्पाउस या चिल्ड्रन का नाम में लेना है। अगर कोई HUF है तो एनी ऑन लाइफ ऑफ एनी मेंबर ऑफ द HUF होने से कोई भी मेंबर, HUF का कोई मेंबर का नाम में वो यूलिप लेना चाहिए। अगर ऐसे जो हम यूलिप लेंगे कोई UTI का, उसमें जो भी हम कंट्रीब्यूशन देंगे वो हमारा सेक्शन 80C का अंडर में आता है। वो उसके लिए लेकिन एक लॉक इन पीरियड है, 5 ईयर्स का लॉक इन पीरियड है, तो 5 साल तक मिनिमम हमको ये पेमेंट करना पड़ेगा। अगर कोई कंट्रीब्यूशन टू यूलिप ऑफ LIC म्यूचुअल फंड, LIC म्यूचुअल फंड का जो यूलिप कंट्रीब्यूशन यूलिप ऑफ LIC म्यूचुअल फंड में भी अगर हम कोई कंट्रीब्यूशन देते हैं वो भी हमारा सेक्शन 80C में आएगा। और जैसे पहले हम डिस्कस किए थे, ये किसके लिए हम ले सकते हैं यूलिप, सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, इंडिविजुअल केस में, HUF केस में एनी मेंबर ऑफ दी HUF का कोई मेंबर का नाम है हम वो यूलिप ले सकते हैं। कितना वो, ये लॉक इन पीरियड क्या रहता है ना, 5 ईयर्स का लॉक इन पीरियड रहता है। मिनिमम यूलिप में हमको 5 ईयर्स का पेमेंट मिनिमम करना पड़ेगा। अगर हम लॉक इन पीरियड नहीं कर पाएंगे तो फिर जैसे मैं पहले बताया था, तो इसको फिर हमारा इनकम में आ जाएगा। तो कहीं भी लॉक इन पीरियड है, मिनिमम उतना साल हम उसको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉन कम्यूटेबल डेफर्ड एन्युटी। अगर कोई डेफर्ड एन्युटी मतलब क्या होता है, वो पेंशन, हम नॉर्मली अगर हम इसको समझेंगे, जो हमको पेंशन मिलता है अगर हम अभी कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका बाद हमको, जब हम वो हमारा जो जितना साल का वो पेमेंट करना है वो करने का बाद में हमको एन्युटी मिलेगा, मतलब वो पेंशन मिलेगा। वो एन्युटी मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है। तो वो केस में अगर हम कोई पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉन कम्यूटेबल डेफर्ड एन्युटी, तो वो केस में भी अगर हम पेमेंट कर रहे हैं वो भी हमारा सेक्शन 80C में आता है। नॉन कम्यूटेबल डेफर्ड एन्युटी मतलब नॉन कम्यूटेबल होता है क्या है ना, कभी कभी हमारा जो हमारा पेंशन जो स्कीम होता है, अगर हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो बाद में हमको एन्युटी मिलेगा वो कम्यूटेबल होता है। कम्यूटेबल मतलब क्या है, सपोज हमारा 15 साल का हम पेमेंट कर रहे हैं, 15 साल का बाद जब वो मैच्योर हो जाएगा, हमारा पेमेंट हो जाएगा, उसका बाद हमें एन्युटी मिलना चाहिए। लेकिन वो एक कंडीशन रहता है, जब 15 साल का बाद आपसे आप 1/3 कम्यूट कर सकते हैं, बैलेंस जो बचेगा आपका फंड जितना बचेगा उसका ऊपर एन्युटी मिलेगा। लेकिन ये बोल रहे हैं अगर नॉन कम्यूटेबल मतलब जो कम्यूट नहीं होगा, आप 15 साल इन्वेस्ट किए, उसका बाद आप जो एन्युटी आपको मिलेगा, एन्युटी मिलेगा, कुछ कम्यूटेशन नहीं कर पाएंगे आप, इसमें अगर कोई आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो भी पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी नॉन कम्यूटेबल डेफर्ड एन्युटी, तो वो केस में भी आपको ये 80 सेक्शन 80C में आता है। लेकिन वो जो आप ये पेमेंट कर रहे हैं वो नेम ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, स्पाउस और एनी चिल्ड्रन। ये कभी कभी ये स्पेसिफिक बताया गया, और किसी का नाम में अगर आप करते हैं तो फिर वो नहीं मिलेगा, जहाँ पे जिसके लिए बताया गया स्पेसिफिक उसका नाम में हमको लेना पड़ेगा। अगर कोई सैलरी, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अगर उसमें से सैलरी से कोई डिडक्शन हो रहा है डेफर्ड एन्युटी के लिए, बाद में उसको पेंशन मिलेगा, तो वो केस में भी वो भी सेक्शन 80C में आ रहा है। सैलरी से कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अगर डिडक्शन हो रहा है फॉर डेफर्ड एन्युटी मतलब बाद में पेंशन मिलेगा, तो वो केस में भी वो सेक्शन 80C में आता है। लेकिन वो किसके लिए, बेनिफिट ऑफ इंडिविजुअल, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, ये उसका कंडीशन है। अगर कोई हम फिक्स डिपॉजिट लेते हैं, कोई शेड्यूल बैंक में, कोई हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट लेते हैं 5 ईयर्स और मोर, कोई फिक्स डिपॉजिट 5 साल से ज़्यादा, 5 साल या उससे ज़्यादा लेते हैं, वो भी एलिजिबल है सेक्शन 80C के लिए। कोई अगर हम अमाउंट डिपॉजिटेड इन 5 ईयर टाइम डिपॉजिट स्कीम इन पोस्ट ऑफिस,
अगर टाइम डिपॉजिट 5 और टाइम डिपॉजिट स्कीम पोस्ट ऑफिस का में उसमें भी हम कोई डिपॉजिट कर रहे हैं, कोई पेमेंट कर रहे हैं, तो वो भी हमारा सेक्शन 80C में आ जाएगा, लेकिन उसका लॉक इन पीरियड है 5 ईयर्स। सब्सक्रिप्शन टू यानी नोटिफाइड बॉन्ड ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड जो नोटिफाइड बॉन्ड, हर बॉन्ड में नहीं है, जो नोटिफाई होगा, नोटिफाइड बॉन्ड कुछ है उसमें भी अगर हम उसमें पता ये वो बताया जाता है 80C के लिए एलिजिबल है, वो बॉन्ड में अगर हम कुछ हम पेमेंट करेंगे तब भी वो भी 80C में आएगा। एनी अमाउंट डिपॉजिटेड इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अगर कोई हम भी अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो भी हमारा सेक्शन 80C में आएगा, लेकिन उसके 5 ईयर्स लॉक इन पीरियड रहता है। तो जहाँ पे लॉक इन पीरियड है मिनिमम उतना साल हमको उसको रखना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड एन्युटी प्लान ऑफ LIC और एनी अदर इंश्योरर, अगर कोई LIC या कोई भी प्राइवेट इंश्योरर होने से भी चलेगा। नोटिफाइड एन्युटी प्लान, एन्युटी मतलब वही पेंशन हमको बाद में मिलेगा। अगर कोई LIC ऐसा कोई एन्युटी प्लान ये लॉन्च किया है जो नोटिफाइड है, तो उसमें बताया जाता है ये सेक्शन 80C में जो आप कंट्रीब्यूशन देंगे वो एलिजिबल होगा। ऐसा अगर कोई नोटिफाइड एन्युटी प्लान कोई LIC या और कोई इंश्योरर मतलब और प्राइवेट इंश्योरर होने से भी चलेगा, अगर उसमें कोई हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो भी सेक्शन 80C में आएगा। कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड और UTI, अगर कोई हम म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या UTI में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नोटिफाइड यूनिट्स नॉर्मली म्यूचुअल फंड में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ये 80C में वो एलिजिबल है या नहीं वो बताया जाता है। उसमें देख के हर ऐसे भी कुछ यूनिट्स रहता है म्यूचुअल फंड में जो 80C में नहीं आता है, तो उसमें देख के करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, UTI में भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो उसमें अगर म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट भी 80C में आता है, लेकिन उसमें देखना पड़ेगा वो 80C में आ रहा है, नोटिफाइड जो यूनिट में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 80C में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ ऐसा है जिसमें 80C एलिजिबल नहीं है। लेकिन नॉर्मली बहुत कुछ ऐसा स्कीम भी है, बहुत कुछ ऐसा यूनिट्स है म्यूचुअल फंड में जो अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 80C में वो आएगा। कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड पेंशन फंड सेट अप बाय म्यूचुअल फंड और UTI, अगर जो पेंशन फंड कोई म्यूचुअल फंड या UTI ये सेटअप कर रहा है, अगर म्यूचुअल फंड के लिए जो म्यूचुअल फंड या UTI अगर कोई पेंशन फंड के लिए भी पेंशन फंड है उसके लिए भी हम कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो भी हमारा सेक्शन 80C में आएगा, लेकिन वो नोटिफाइड होना चाहिए। तो जो जब भी हम ऐसे इन्वेस्टमेंट करेंगे वो म्यूचुअल फंड में या UTI में, वो नोटिफाइड यूनिट्स हो या नोटिफाइड पेंशन फंड में अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पहले एक बार देखना पड़ेगा, उनको पूछिए वो 80C में आता है या नहीं आता है, क्योंकि ऐसे भी कुछ यूनिट्स है म्यूचुअल फंड में जिसका ऊपर ये 80C एप्लीकेबल नहीं है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने से 80C में वो नहीं आएगा। एनी सम पेड टू होम लोन अकाउंट स्कीम ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक, अगर ऐसा होम लोन अकाउंट स्कीम में भी अगर कोई हम इन्वेस्टमेंट करेंगे जो नेशनल हाउसिंग बैंक का है, तो वो भी हमारा सेक्शन 80C में आता है। एनी अमाउंट इन्वेस्टेड इन अप्रूव्ड डिवेंचर इक्विटी शेयर इन ए पब्लिक कंपनी एंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे भी पब्लिक कंपनी है जिसका काम है इंफ्रास्ट्रक्चर ये करना है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट से तो उसका इक्विटी शेयर और डिवेंचर में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तब भी वो 80C में आएगा, लेकिन वो गवर्नमेंट अप्रूव होना चाहिए। तो हर इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट का हर डिवेंचर या हर इक्विटी शेयर नहीं होगा, अप्रूव होना चाहिए। अगर कोई जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट्स का है, कोई पब्लिक कंपनी एंगेज्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो भी हमारा सेक्शन 80C में आएगा। लेकिन उसमें हमको देखना पड़ेगा वो जो डिवेंचर अप्रूव्ड है या नहीं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट है या नहीं, वो देख के इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो उसको देख के करना पड़ेगा। इक्विटी शेयर या डिवेंचर में अगर जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो अप्रूव्ड है या नहीं वो देख के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर कोई म्यूचुअल फंड है, जो म्यूचुअल फंड का जो अगर हम म्यूचुअल फंड से जो प्रोसीड जाएगा, मतलब वो म्यूचुअल फंड तो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करेगा, डेवलपिंग और मेंटेनिंग ऑफ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। अगर हम ऐसा भी म्यूचुअल फंड है जिसका जो प्रोसीड म्यूचुअल फंड कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, डेवलपिंग मेंटेनिंग ऑफ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। अगर कोई ऐसा म्यूचुअल फंड का यूनिट भी हम खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड किसके लिए है, म्यूचुअल फंड का जो हम जो इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड में, वो म्यूचुअल फंड कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, वो डेवलपिंग और मेंटेनिंग ऑफ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। वो केस में भी वैसा म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं
तो वो भी सेक्शन 80C में आएगा। तो जब भी हम कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका कोई नॉर्मल यूनिट हो या ऐसा जो अभी हम जो डिस्कस किए हैं वो यूनिट हो या कोई पेंशन फंड है, तो वो टाइम में पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये देखिए तो क्या वो 80C में आता है या नहीं आता है। तो ऐसा कुछ ऐसे रहेगा म्यूचुअल फंड में जिसका ऊपर भी 80C एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो देख लीजिए क्या ये 80C में आता है या नहीं आता है। एनी अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू एनपीएस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम में अगर कोई अमाउंट वो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो भी सेक्शन 80C में आएगा, लेकिन जो जो कंट्रीब्यूट करेगा मिनिमम 3 साल के लिए होना चाहिए, फॉर ए फिक्स्ड पीरियड नॉट लेस देन 3 years। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी कंट्रीब्यूट करेगा एनपीएस उसमें मिनिमम 3 साल के लिए होना चाहिए, वो भी सेक्शन 80C में आएगा। तो ये जो हम डिस्कस किए, ये जो 22 हमारा पास ये है 22 ऑप्शंस है जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमको मिलेगा, वो डिपेंड करता है वो जो कुछ जहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो सबके लिए नहीं होगा। तो जिसके जो ये जो 22 ऑप्शन है इसका ऊपर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट ऐसे करते हैं तो मैक्सिमम 1.5 लाख तक हमारा जो टोटल इनकम से वो डिडक्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 80C। अगर कोई 1.5 लाख से ज़्यादा भी इन्वेस्ट करता है, सपोज कोई 10 लाख का भी इन्वेस्ट करता है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख से, तो हम जब भी इसे जो जिसमें भी ये 22 जो हम अभी डिस्कस किए जिसमें भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमको टोटल ऐड करना है, हमको देखना है हमारा कितना टोटल हम पेमेंट किए हैं। अगर 1.5 लाख से ज़्यादा है तो 1.5 लाख तक मिलेगा, या 1.5 लाख से अगर कम है जितना हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना तक मिलेगा। अगर हम 1.5 लाख तक इन्वेस्ट करते हैं, अगर हमारा इनकम 30% टैक्स ब्रैकेट में आता है तो सिर्फ ये सेक्शन 80C का अंडर में अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा 46,800 तक हमारा इनकम टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, इनकम टैक्स में छूट मिल जाएगा। तो सेक्शन 80C में इन्वेस्ट करके हम 46,800 तक हम इनकम टैक्स बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अगर आपका सेक्शन 80C में और कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।